नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। नारी के बिना दुनिया अधूरी है। महिला सशक्तिकरण के लिए बिना भेदभाव समान अवसर जरूरी है। आज की नारी सशक्त है और पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही है। कई क्षेत्रों में नई बुलंदियों को छू रही है। इसी को लेकर महिलाओं के सम्मान में सरगुजा में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसकी क्या विशेषताएं रही, आइए आपको भी बताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस असल में एक मजदूर आंदोलन से उपजा है, जिसे बाद में संयुक्त राष्ट्र ने सालाना आयोजन की मान्यता दी। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत आज से 112 साल पहले यानी साल 1908 में हुई थी, जब अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में करीब 15,000 महिलाएं सड़कों पर उतरी थी। ये महिलाएं काम के कम घंटों, बेहतर तनख्वाह और वोटिंग के अधिकार की मांग के लिए प्रदर्शन कर रही थी। और इसी को लेकर के महिलाओं के इस विरोध प्रदर्शन के एक साल बाद अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी ने पहली राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने की घोषणा की थी। मेरा नाम सुरेखा है। तो क्या करते हैं आप? मैं आत्मानंद की टीचर हूँ। जैसे आप एक टीचर हैं, शिक्षा के स्तर में ही और अच्छा सुदृढ़ करने के लिए सरकार क्या करना चाहिए? क्योंकि महिला दिवस है, महिला दिवस पर महिलाओं को बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए? महिलाओं के लिए उनको कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि वो सेफ रहे, कहीं भी जाएं तो वो निडर जाएं और वो मतलब किसी से डरे ना। वो जो करना चाहती है वो अच्छे से करे और घर में भी हमको फ्रीडम मिले और बाकी जगह भी हमको फ्रीडम रहे। और ऐसी काम कर रही है हाँ महिलाओं को बढ़ाने के लिए, जैसे मातारी वंदन योजना, सुजला योजना, लेकिन एक नारा चलता है सबका साथ सबका विकास। तो ये कैसे सार्थक हो सकता है? क्या बोले, एक बार फिर से पूछिए, फिर से बोलिए। सुनाई नहीं दे रहा। ये कह रहे हैं हाँ, अगर हम सब नारियां एक साथ रहेंगे तो हमारा देश जरूर विकास करेगा। बहरहाल सरगुजा में विश्व महिला दिवस पर कार्यकर्ताओं के साथ गृहिणी की जिम्मेदारी उठाने वाली महिलाओं से खास बातचीत की गई। धरातल पर सरकार की तरफ से जारी योजनाओं को ग्रामीण महिलाओं को कैसे अधिक से अधिक लाभ दिलाया जा सकता है और उनके स्वावलंबन के लिए क्या किया जाना चाहिए, जानिए उनकी प्रतिक्रिया। किस प्रकार से सरकार को रास्ता दिखा रही है। अंबिकापुर से हूँ जी। आज राज्यपाल से पुरस्कृत भी हैं आप? जी हाँ, मैं 2021 में राज्यपाल से पुरस्कृत हूँ और हायर सेकेंडरी स्कूल असोला में व्याख्याता के पद पर हूँ। जैसा देखा जाए तो वर्तमान में सरकार बहुत सी महिलाओं के लिए उत्थान के काम कर रही है, लेकिन कहीं कहीं आज भी कमियां हैं। जी जरूर। तो आज महिला दिवस है, तो खास तौर पर क्या कहना चाहेंगे जिससे कि सरकार के द्वारा और अच्छा बेहतर काम हो सके? बिल्कुल, आपने सही कहा है। महिलाओं के लिए बहुत सारी ऐसे सरकार की योजनाएं आती है महिला सशक्तिकरण के लिए, परंतु होता ये है कि महिलाओं तक गांव में, खासकर गांव में उन महिलाओं तक ये योजनाएं पहुंच नहीं पाती हैं। तो सरकार से यही हम कहना चाहेंगे कि सारी जितनी भी योजनाएं हैं वो महिलाओं तक पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं को सम्मानित भी किया गया और साथ ही उनके सशक्तिकरण के मुद्दे को लेकर भी बातचीत की गई। ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं समावेशी शिक्षा प्रणाली को लेकर प्रशासन की काफी सराहना हो रही है। बता दें कि इसके तहत दिव्यांग बच्चों को सामान्य बच्चों की तरह पढ़ाया जा रहा है और उनका ख्याल भी रखा जा रहा है। वहीं विभाग की तरफ से उन्हें जरूरी सम्मान भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा प्रणाली है जहां एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है।
शिक्षा का समावेशीकरण ये बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। इस वक्त हम धमतरी विकास खंड के जो समावेशी शिक्षा का जो ऑफिस है वहाँ पे मौजूद है। ये जो समावेशी शिक्षा का जो संचालन है वो राज्य और केंद्र दोनों सरकार मिलके दोनों के संयुक्त तत्वाधान में चलाया जाता है। और यहाँ ऐसे बच्चों को जो अक्षम जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे पढ़ाई लिखाई के लिए ट्रेन किया जाता है। अंदर अभी वैसे बच्चे जो पढ़ने लिखने में अक्षम हैं वो मौजूद है। आइए चलते हैं और जानते हैं कि किन किन प्रकार के जो बच्चे हैं वो यहाँ आते हैं और उनको किस तरह से उनको पढ़ाया जाता है, किस तरह से उनको जैसे नॉर्मल चीजें हैं उनको समझाया जाता है। ये अंदर जाके हम समझने का प्रयास। ऐसे दिव्यांग बच्चे जो समावेशी शिक्षा कार्यालय पहुंच नहीं पाते, उन्हें घर जाकर फिजियोथेरेपी और स्पीच थेरेपी दी जा रही है। इसके साथ ही घर में बच्चों को उनके पालक भी सिखा सके, इसके लिए विभाग की तरफ से उन्हें सामान भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आइए हम जानते हैं सर का परिचय और उसके बाद हम जानेंगे आगे किस प्रकार के जो बच्चे हैं यहाँ उनको ट्रेन किया जाता है। नॉर्मल जिस तरह से नॉर्मल पढ़ाई लिखाई करते हैं उस प्रकार। मैं उत्तम कुमार साहू, समावेशी स्मार्ट मतलब आजकल उसको आईडी कहा जाता है। आईडी माने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है ना, और हियरिंग इम्पेयरमेंट, स्पीच एंड लैंग्वेज इम्पेयरमेंट, तो कुष्ठ रोग मुक्त, इनको भी अब 2016 जो अधिनियम आया उसके अंतर्गत 21 प्रकार की दिव्यांगता है। तो उस सभी दिव्यांगताओं को हमारे पास के जो सरकारी स्कूल है जहाँ पे बच्चा है वहीं पास के सरकारी स्कूल में उसको एडमिशन कराना, क्योंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत इन बच्चों का स्थिति कैसा भी हो उनको पास के शाला में समावेशी शिक्षा के तहत दर्ज किया जाता है। और इसी के तहत हमारे विकास खंड धमतरी में रिसोर्स सेंटर है ना, संसाधन कक्ष जिसको कहा जाता है। यहाँ पे जो गंभीर रूप से दिव्यांग बच्चे हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं इस बच्चे को मैडम फिजियोथेरेपिस्ट है, उनके माध्यम से थेरेपी दिया जा रहा है। और एक हमारा बच्चा आईडी विथ लैंग्वेज एंड डिसेबिलिटी वाले बच्चा है जिनको सुमन लता साहू स्पीच थेरेपिस्ट के माध्यम से स्पीच प्लस उनको शैक्षणिक कुछ गतिविधि के माध्यम से सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। सर अभी वर्तमान में जो धमतरी विकास खंड है उसमें आपके यहाँ ऐसे कितने बच्चे हैं तो ये ट्रेनिंग लेने वाले बच्चों में तो चूंकि गंभीर रूप से दिव्यांग बच्चे हैं तो उसमें से लगभग अभी 20 बच्चे हमारे यहाँ पे संसाधन कक्षा में अपने अपने समय अनुसार आते हैं, जिसमें ऑटिस्टिक बच्चा भी है, CPMR बच्चा भी है, लैंग्वेज प्रॉब्लम वाले बच्चे हैं, हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे हैं और कुछ अस्थिबाधित बच्चे जिनको की फिजियो की जरूरत है, वैसे बच्चे यहाँ पे आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो यहाँ नहीं आ सकते, उनके लिए सर आप लोगों के द्वारा क्या किया जाता है? हाँ घर जाके जी हमारे पास लगभग अभी इस सत्र में पूरे जिले में 54 बच्चे ऐसे हैं जिनको की होम बेस्ड एजुकेशन दिया जा रहा है। होम बेस्ड एजुकेशन के अंतर्गत हमारे चारों ब्लॉक में जो BRPs और स्पेशल एजुकेटर हैं उनके माध्यम से उनको घरों में विजिट किया जाता है। और वो दिव्यांग बच्चे वो मतलब गंभीर रूप से दिव्यांग रहते हैं तो एक प्रकार से कहा जाए वो बच्चे बेड पेशेंट के रूप में रहते हैं, है ना। जब उनको आप उठाएंगे तो उठेगा, खिलाएंगे तो खाएगा, ऐसे टाइप का। तो लगभग उनका डिसेबिलिटी का स्तर 80 से 90% रहता है ना। ऐसे बच्चों को हम लोग जाके उनको स्किल डेवलपमेंट करते हैं, मतलब दैनिक दिनचर्या की जो कार्य है, जैसे कि उठ करके फिर फ्रेश होना है, मुंह धोना है, कंघी करना है, ब्रश करना है, सेल्फ अपना कम से कम टॉयलेट हैबिटिंग सीख जाए और अपना काम वो सेल्फ कर सके। इस प्रकार से हम लोग उनके पालकों को वहां पे जाके मोटिवेट करते हैं और कुछ एक्सरसाइज के माध्यम से उनको बताते हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत समावेशी शिक्षा योजना से दिव्यांग बच्चों की तस्वीरें बदल रही हैं। बता दें कि धमतरी स्थित BRC कार्यालय में लगभग 20 दिव्यांग बच्चे समावेशी शिक्षा के तहत पढ़ाई कर रहे हैं, जिन्हें फिजियोथेरेपी और स्पीच थेरेपी के माध्यम से पढ़ाया और सिखाया जा रहा है, जिससे बच्चों को सामान्य चीजों को समझने में आसानी हो रही है। ये मेंटली जो है रिटार्डेड मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो हमारी 21 दिव्यांगताओं में शामिल है। तो वो बच्चा क्या है बोलता तो है
पर कुछ चीजें समझ नहीं पाता है तो समझा नहीं पाता है लोगों को, है ना। तो हमको उसको बताना है कि ये जैसे ये पपीता है, हम इसको बता रहे हैं, इसको पता है कि ये पपीता है, और पपीता क्या है, फल है, उसको कैसे खाते हैं, उसके बारे में उसको एक्सप्लेन करके बताना। तो ये हमारी एक थेरेपी का प्रोसेस है, हम बोल सकते हैं। इसके थ्रू हम स्पीच थेरेपी देंगे जिससे वो चीजों के बारे में ज्यादा जाने और सीखे। और ये मैं इस टाइप का टेक्निक अभी यूज कर रही हूँ। अब इसको क्या है, कुछ शब्दों में ये बोल नहीं पाता है, जैसे क्या नहीं बोल पाता है, केला, चल बोलो तो केला, केला में बोल रहा है तेला, तो का के जगह वो ता वर्ड यूज कर रहा है। तो हमको कैसे सिखाना है, चलो दिखाओ, आप आ करो, का का, हाँ फिर से बोलो, आ, जीभ ऊपर करो, हाँ, और आगे लेके आओ जीभ, के ला। तो हम उसको ऐसे सिखा के शब्दों को करेक्ट करना सिखाते हैं, ताकि वो का की जगह ता ना बोले, तो केला को तेला ना बोले। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो ये करेक्ट नहीं कर पाता, तो मेरे को उसके हिसाब से उसको सिखाना पड़ता है। बच्चा है वो सेरेब्रल पाल्सी वाला है, ये अभी 11 साल का है। अभी पहले तो ये ठीक से बैठ भी नहीं पाता था, लेकिन अभी उनकी थेरेपी इसकी रेगुलर इनके परिवार वालों ने भी कराई है, हमारे देखने से पहले भी, इसलिए आज हम में वो बैठ पाता है। पर अभी उसका बैलेंस नहीं है, तो हम बॉल एक्सरसाइजेस से और अलग अलग इक्विपमेंट यूज करके उनको बैलेंस सिखाते हैं। जो इनका शरीर है, अगर ठीक से हम रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करा पाते तो उसमें कड़ापन आने लगता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम रेगुलर स्ट्रेचिंग देते हैं, मोबिलाइजेशन कराते हैं, शोल्डर में, हिप है, घुटनों का है, उसके साथ इनकी एक्सरसाइजेस भी कराते रहते हैं रेगुलर। और घर पे भी इनको सिखाया जाता है कि कैसे इनको घर में दिनचर्या में जो छोटी छोटी चीजें हैं जिसको ये खुद से कर सके, उनके पेरेंट्स को भी सिखाते हैं, ताकि वो चीज घर पे भी करे। ऐसा ना हो कि यहीं पे थेरेपी में ही आके करे और घर जाके वो चीज ना हो, तो उनके रूटीन में नहीं आती। तो वैसे हम सिखाते हैं कि यहाँ पे हो और वो जाके घर में भी अपने खुद के काम खुद से कर सके। ये एक्सरसाइज हम उनको सिखाते हैं, है ना। तो क्रिकेट बहुत पसंद है, तो छक्का कैसे मारते हैं, आउट कैसे होता है, बता दो कैसे होता है आउट। पहले पूरा हाथ अपना नहीं उठा पाता था, कैसे उठाता, उठा के दिखा देता। अभी हम कोशिश में है, अभी मोबिलाइजेशन और करके फिर ये इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे आ रही है। ऐसे दिव्यांग बच्चे जो सामान्य बच्चों की तरह पढ़ लिख नहीं पाते, उन्हें समावेशी शिक्षा के तहत मिल रहे शिक्षा के माध्यम से शिक्षा मिल सके, इसके लिए और भी प्रचार प्रसार करने की जरूरत है, जिनके लिए पालकों में और भी जागरूकता की आवश्यकता है, जिससे शासन की तरफ से चलाई जा रही इस योजना से ज्यादा बच्चे लाभान्वित हो सकेंगे। समावेशी शिक्षा, जैसा कि उसके नाम से जाहिर है समावेशन, तो दिव्यांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ उनका समावेशन किया जाता है, क्योंकि दिव्यांग बच्चों की जरूरतें थोड़ा अलग होती हैं, हटके होती हैं, और सरकार के पास उतने सारे स्पेशल स्कूल नहीं है जिसमें इन बच्चों को रखा जा सके, और इसलिए सरकार ने ये योजना बनाई कि सामान्य बच्चों के साथ इन बच्चों का समावेशन किया जाए, और शिक्षकों को हम प्रशिक्षण देते हैं, प्रशिक्षण दे करके उनको इस लायक बनाते हैं कि वो इन बच्चों का समावेशन उसमें कर सके। दिव्यांग बच्चों की अलग अलग श्रेणियां होती हैं, जैसे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। तो माइल्ड और मॉडरेट ये दो जो सामान्य श्रेणियां होती हैं, इस श्रेणी के बच्चों का समावेशन स्कूलों में किया जाता है। और जब से ये शिक्षा मिशन शुरू हुआ है उस समय से समावेशी शिक्षा इससे जुड़ी हुई है, लेकिन पहले एकीकृत शिक्षा प्रणाली थी और 2009 के आसपास ये शुरू हुई, और उसमें बच्चों का समावेशन सामान्य स्कूलों में किया जाने लगा। फिजियोथेरेपी और स्पीच थेरेपी के लिए दोनों मिलाकर के लगभग 20 बच्चे हैं, लेकिन इसमें खास बात यह है कि जो पालक ज्यादा जागरूक हैं वो इन बच्चों को नियमित रूप से ला रहे हैं, और यदि वो बच्चे नियमित रूप से नहीं आते हैं तो वो बच्चे बैक स्लाइड हो जाते हैं और वापस पुरानी स्थिति में पहुंच जाते हैं। इसलिए इन बच्चों का नियमित रूप से आना बहुत जरूरी है। के माध्यम से मैं पालकों से अपील करना चाहता हूं कि यदि उनके घर परिवार में ऐसे दिव्यांग बच्चे हैं जिनको फिजियोथेरेपी या स्पीच थेरेपी की जरूरत है, तो वो राजीव गांधी शिक्षा मिशन के BRCC कार्यालय जो रुद्री रोड पर स्थित है, यहाँ संपर्क कर सकते हैं और यहाँ पर आपको थेरेपी प्रदान की जाएगी, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। दिव्यांग बच्चों को समान शिक्षा मिलता देख और बच्चों में सुधार आते देख पालक भी अपने बच्चों का कार्यालय उपस्थित दिला रहे हैं। साथ ही सरकार की तरफ से चलाई जा रही इस योजना की
प्रशंसा भी कर रहे हैं। आप यहाँ पे जो बच्चे होंगे आइए इनसे जानते हैं कि बच्चों में क्या क्या सुधार यहाँ आने के बाद आया। आपका परिचय किसको लेके आया? यहाँ आने से पहले आपके जो बच्चे हैं वो कैसे थे और यहाँ आने के बाद क्या सुधार उनमें आया? यहाँ आने से पहले था और आने के बाद सुधार आया। लगभग कितने महीनों से यहाँ पे जो है आपका बच्चा खाया था? अभी 3-4 महीने हुआ है और नाम से यहाँ जो टीचर है सर है उनका सहयोग मिलता है आप लोग को? अच्छा कैसे करते हैं? अच्छे से सहयोग देते हैं ना। हाँ कुछ भी अच्छा करने के लिए अच्छा उसके बाद हम लगता है। यहाँ से आप लोग को कुछ घर में जैसे बच्चे को पढ़ाने के लिए समझाने के लिए सामग्री आप लोग को दिए नहीं? सामग्री दिए थे उसमें घर में जाकर कलर का पहचान कैसे करना है, फलों का पहचान कैसे करना है और कैसे लगाते हैं, जूते का मतलब रस्सी कैसे बांधा रहता है और जूते कैसे पहने जाते हैं। फिलहाल दिव्यांग बच्चों के पालकों ने फिजियोथेरेपी और स्पीच थेरेपी के माध्यम से पढ़ाई और सिखाए जाने के इस प्रयास की तारीफ की है। दिव्यांग बच्चों के लिए चलाई गई ये मुहिम प्रशंसनीय तो है ही, लेकिन तब ही जब जमीनी स्तर पर ये कारगर साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। के तहत पक्के मकान में तब्दील किया जा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार हर गरीब परिवार को घर मिल सके इसको लेकर काम कर रहा है और उसी को लेकर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। शक्ति की परियोजना निर्देशक बीपी भारद्वाज ने बताया कि तेजी से पीएम आवास योजना का कार्य किया जा रहा है। हमारी भी कोशिश है कि 15 मार्च तक 90% निर्माण कार्य पूरा हो जाए। इस योजना से लोग काफी खुश हैं। मकान मिलने का खबर से उनके चेहरे भी खिल उठे हैं। आपको बताते चले कि हाल ही में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान गांव-गांव में शिविर लगाए गए थे, जहां पर ग्रामीणों ने इस योजना को काफी सराहा है और सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। बताना चाहूँगा कि हमारे जिले में 46,585 का हमको लक्ष्य मिला था आवास बनाने का। हमने लगभग 39,926 आवास 36,679 आवास कंप्लीट कर लिए हैं। 9,906 आवास अभी प्रगति पर है और इसको हमने 9,600 को 15 मार्च तक पूर्ण कराने का लक्ष्य रखा है और प्रयास करेंगे कि लगभग सभी आवास कंप्लीट हो जाए। लेकिन कुछ अभी जनपद से जानकारी मिली है कि कुछ लोग पलायन किए हुए हैं, उनसे हम संपर्क कर रहे हैं और वो आएंगे तो उनका भी आवास कंप्लीट हो जाएगा। यदि फिर भी हम हमारा इसमें 9,906 जो बचा है वो 90% तक कंप्लीट हो जाएगा 15 मार्च तक। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमारा विकसित भारत अभियान चला है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामवासियों का बहुत ही इससे अच्छा रिस्पांस मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी को सभी ग्रामीणों ने, एक एक ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित किया है कि उनको कच्चे आवास से पक्के आवास में रहने का सुविधा मिल रही है और उनको शीघ्र ही राशि जो पहले थोड़ा सा दिक्कत थी उनमें उनकी भुगतान की स्थिति भी क्लियर हुई है और बहुत ही उत्साहपूर्वक अभी आवास निर्माण का काम सभी ग्रामीणों ने शुरू कर दिया है। और उनमें न केवल शासन प्रशासन को बल्कि बहुत ही कृतज्ञता व्यक्त किया गया है विकसित भारत संकल्प यात्रा के समय सभी ग्रामीणों के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शक्ति की रहने वाली सरस्वती बाई ने बताया करीब 9 साल पहले उसकी शादी हुई थी और शादी के बाद से ही वो और उसका परिवार कच्चे मकान में रह रहा था। उसका पति रिक्शा चलाता है जिसे
जैसे तैसे घर का खर्चा चल पाता है। इसलिए कभी वो पक्के मकान के बारे में सोचा तक नहीं था, मगर प्रधानमंत्री आवास योजना ने उनके सपनों को पंख लगने जैसा बताया है। सरस्वती ने कहा कि सरकार ने उसके सपने पूरे कर दिए हैं। सरस्वती अपने पति और बच्चों के साथ पक्के मकान में हंसी खुशी जिंदगी बिता रही है और इस सपने को पूरा करने के लिए मोदी सरकार को बार बार धन्यवाद दे रही है। अच्छा लगा थे, पहले हम एकदम नीचे रहे, पानी उनी गिरत रही से, पूरा घर में भर डाल कच्चा मकान रही से, अब घर बने के बाद बहुत अच्छा लगते, एकदम अच्छा है, बढ़िया। पानी गिरत रहे थे, घर में बाहर निकला नहीं, अच्छा अंदर में रहता, बढ़िया। कितना साल हो गया? 9 साल। पहले कितना साल रहे कच्चे मकान में? अभी कच्चे मकान में मुला आए में यहाँ कच्चे मकान में अब 8 साल रहे हूँ, अब 1 साल बन गए थे, तो 1 साल यहाँ एक घर में रहे हूँ, 8 साल ले कच्चे मकान में रहे हूँ। लोग लड़का वगैरह कितना जने? 2 जने हैं। 2 जने, एक जो भाजी रहते और एक सास है और एक पापा, बस। सब घर को पर्याप्त बन गए मकान, सब आराम से? हाँ, आराम से रहते बन गए सब। धन्यवाद देव सरकार ला, जो बढ़िया इसने निकाल दी, जो कुछ भी दी सरकार है बढ़िया दी से, अपन तरफ जो कुछ लगा के हम बनाए हैं। तो नहीं बना, इसमें अब इतने बड़े मकान तो नहीं बना सकते, रिक्शा चलाते अगर पापा नहीं बना सकते हम, सरकार दी के नाम से इतने बड़े मकान बनी से मन के। सरकार ला धन्यवाद देते, जो बढ़िया निकाल दी से पैसा जो कुछ भी देते। सरस्वती के पक्के मकान का सपना पूरा होने के बाद शक्ति के ही रहने वाले संजीत कसेर का भी पक्के मकान में रहने का सपना जल्द पूरा होने वाला है। उसने बताया कि पिछले 40 साल से वो अपने परिवार के साथ कच्चे मकान में रह रहा है। पीएम आवास योजना से उसको भी पक्के मकान की सौगात मिली है, जिसका निर्माण कार्य चल रहा है। संजीत ने गरीबों के लिए बनाई गई इस योजना के लिए मोदी सरकार को धन्यवाद किया है। पीएम आवास योजना के आधार से हमन आगे बढ़े हन, कदवा पहले कच्चा मकान रहीस, ओकरे आधार से हमन आगे बढ़े हन, पक्का मकान बन जाए बोल के। और कच्चा मकान में पहले बहुत परेशानी होती रहीस, हर चीज बा। कितना साल रहे कच्चा? वो कच्चा मकान तो अब 40 साल हो गए। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के अभी लाभ मिला था, मकान बना? हाँ, लाभ मिला थे भरपूर लाख, और ओकरे आधार से हमन आगे बढ़े हन, मकान बनवाए बा। कितना बन गया मकान के? भी मकान अभी तो डीपीसी लेवल में आए, और पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मैं पीएम ला बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और बहुत खुशी है मन ला कि पक्का मकान बन जाए बोल के। शक्ति के जीव राखन देवांगन ने बताया कि मोदी सरकार की पीएम आवास योजना का उसे लाभ मिला है। वो और उसका परिवार काफी खुश है। बचपन से ही वो अपने परिवार के साथ कच्चे मकान में रह रहा था और बुनकरी का काम करता है, जिससे इतनी आमदनी नहीं हो पाती कि घर का खर्चा और बच्चों की पढ़ाई के बाद पक्के मकान का सपना पूरा हो सके। मगर प्रधानमंत्री आवास योजना ने उसके वर्षों पुराने सपने को पूरा कर दिया है। जीव राखन और उसका परिवार उनके सपने को साकार करने के लिए मोदी सरकार के प्रति आभार भी व्यक्त कर रहा है। पीएम आवास के हम लोग जो स्कीम जो हम लोग घर बना मिली है, वो हम लोग बहुत खुशी मिले है। पहले कच्चा मकान रहे तो बहुत तकलीफ रही है हमारा। क्या बरसात आए ना, पानी वानी भरे तो बहुत दिक्कत है। ऊपर ले रोड के पानी घर अंदर आ जाए, ऊपर ले जो खबरा उबरा जो रहे छत ले मतलब पानी टपके, बहुत तकलीफ रही है हमारा। कितना साल ले रहा था कच्चे मकान में? तो कच्चा मकान में तो बहुत दिन ले रहे, मतलब बचपन से कच्चा मकान में रहता है। तो आप मन के भी सपना हो तो कि हमारा भी पक्का मकान हुए, का काम कर सका उतना हम नहीं हो जाते काम में। हमारा वो बुनकरी काम करता ना, तो हमारे पेटेज पाटले मतलब ना बचत नहीं है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।